Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope you're fine. Today we will going to discuss about inbreeding और मुझे यकीन है कि इसके बाद आप लोगों के लिए टॉपिक बहुत easy हो जाएगा. So let's start. Inbreeding, what is inbreeding? Is a phenomena in which related individuals with similar genotypes preferentially mate with each other. The extreme form is self-fertilization. So cool. इसका मतलब ये है कि inbreeding एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सेम टाइप्स के जीनोटाइप यानी जिनके ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी जेनेटिक्स जो हैं जीन क्रोमोसोम्स जो अलील्स हैं वो सेम सेम हों और वो जब आपस में इंटरब्रीड करते हैं और मेट करते हैं ऐसे फिनोमेना को इनब्रीडिंग कहते हैं. इसमें आप सिबलिंग्स की भी मेटिंग को कंसीडर कर सकते हैं. ह्यूमन में तो ये अनएथिकल है, लेकिन अगर हम बाकी एनिमल्स में देखें, अगर सिबलिंग्स को हम मेट करवाएं, बहन भाइयों का जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है बिकॉज उनके पेरेंट्स सेम होते हैं. जब पेरेंट्स सेम होंगे तो वही दो जीन्स जो हैं वो बार बार रिप्रेजेंट होंगी. उन्हीं दोनों की जीन्स की मिक्सचर्स जो हैं वो हर ऑफस्प्रिंग में आने वाले में अपीयर होंगी. इस वजह से जो बच्चे होंगे उनके उन जो बहन भाई हैं उनका आपस में जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. अब हम अगर ह्यूमन में देखा जाए तो कजन्स को देखें तो कजन्स का भी जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. जैसे कि अगर हम चाचू के बच्चे ले लें, कजन्स वगैरह ले लें, तो उनकी भी जीन सिमिलर होती हैं बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स के पेरेंट्स आपस में रिलेशन में होते हैं. उन जो है जिसकी वजह से जो है वो एक ही सिंगल एंसेस्टर से जो है वो मिलकर बने होते हैं, तो उनकी जीन्स भी सेम होती हैं. तो कजन मैरिज भी अगर हम देखा जाए तो वो भी इनब्रीडिंग में आती है. अब इनब्रीडिंग का मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन है, लेट्स से कि मैं कहती हूँ गुजरांवाला की पॉपुलेशन है, मैं सारी गुजरांवाला की पॉपुलेशन ले लेती हूँ ह्यूमंस की. उसमें से मैं कहती हूँ कि जो शेख हैं वो सिर्फ आपस में शादी करते हैं. तो शेखों ने ये एक इनब्रीडिंग ट्रेंड बना दिया कि वो अपने से, या मैं कह दूं कि वो बाहर नहीं शादी करते. अब अगर कोई शेख बच्चा सुन रहा है तो मेरा मकसद किसी को ये कहना नहीं है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है. तो हम कहते हैं कि वो अब बीच में से होल ऑफ द गुजरांवाला की पॉपुलेशन में से जो शेख हैं उनको मैं कह दूंगी कि ये इनब्रेड है, ये इनब्रीडिंग है. क्योंकि ये अपने सर्कल से बाहर नहीं ब्रीडिंग करवाते, मेट नहीं करवाते. और इसकी एक्सट्रीम फॉर्म में मैं अगर जाऊं तो मैं कहूँगा कि हम कजन्स से बाहर नहीं करेंगे. कुछ एनिमल्स में हम इन ब्रीडिंग की एक्सट्रीम फॉर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं कि एक ही बंदा, एक ही मेंबर वो ही अपने आप के साथ ही फर्टिलाइज करे और उसके जनरेशन हो. अब आप सारे कंफ्यूज होंगे, हम इसमें इंसानों की या मैमल्स की बात नहीं कर रहे हैं. जो हमारे प्रोटिस्ट या इस तरह के स्पॉन्जीज जो हमने कुछ एनिमल्स पढ़े थे पिछले सेमेस्टर्स में, हम पढ़ते आ रहे हैं, जो लोअर एनिमल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ फर्टिलाइज होते हैं. मोस्टली प्लांट्स में भी ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है कि एक प्लांट जो है वो सेल्फ फर्टिलाइज भी होता है, यानी उसके पास स्पोर्स भी होते हैं, मेल पार्ट भी होता है, पोलन ग्रेन्स भी होते हैं और ओवरीज भी होती हैं. प्लांट्स में ये ज़्यादा देखा जाता है. चलें अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं, ये बहुत ईजी टॉपिक है. इन ब्रीडिंग अकर्स इन नॉन रैंडम मेटिंग. अब हमने ना इन ब्रीडिंग को थोड़ा थोड़ा हार्डी विनबर के साथ भी लेके चलना है, मीन्स मोस्टली हार्डी विनबर के साथ ही लेके चलना है. क्यों? हार्डी विनबर्ग से ही तो हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं. तो अब हमने इनब्रीडिंग का वर्बल थेरेटिकल तो पढ़ लिया है कि होता क्या है, अब हम इसकी जेनेटिक्स में घुसेंगे. सो फॉर दैट थिंग हम लोगों को इसकी जेनेटिकल स्टडी करने के लिए हमें जीन्स की फ्रीक्वेंसी चाहिए. मैं देखना चाहती हूँ कि जो हमारी जीन्स एंसेस्टर की जीन है वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है और फिर उस ऑफस्प्रिंग में भी वही जीन ट्रांसफर हो रही है, तो किस रेशियो से हो रही है, किस फ्रीक्वेंसी से हो रही है, ताकि मुझे पता भी तो चले कि अगली जनरेशन में क्या इंसेस्टर की जीन्स आ भी रही हैं या नहीं. ये तो कन्फर्म है कि आएंगी ही आएंगी, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी देखना चाहती हूँ कि किस फ्रीक्वेंसी से आएंगी. तो उसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसीज हम लोग हमेशा हार्डी विनबर्ग की ही फ्रीक्वेंसीज के साथ मेजर करते हैं इक्वेशंस को लेकर. लेकिन अब इसमें एक कंडीशन है, देयर इज नॉन रैंडम मेटिंग. अब नॉन रैंडम मेटिंग हमने हार्डी विनबर्ग में तो रैंडम मेटिंग की थी, बट इन ब्रेड पॉपुलेशंस की या इन ब्रीडिंग में हम लोग जो है वो नॉन रैंडम मेटिंग देखेंगे. ठीक है, नॉन रैंडम मेटिंग हम देखेंगे. इसका सेकंड पॉइंट है, इट विल नॉट चेंज द ओवरऑल जीन फ्रीक्वेंसी. देखिए नॉन रैंडम मेटिंग हो रही है तो ओवरऑल जीन फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे कि ओवरऑल पॉपुलेशन है गुजरांवाला की, उसमें से सारे लोग अगर जो है वो जो पॉपुलेशन है हम उसकी फ्रीक्वेंसीज देखें तो उनमें से अगर शेखों ने कह दिया कि हमने अपने से बाहर नहीं करनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल पॉपुलेशन की गुजरांवाला की कोई फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ जाएगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. कूल. Now, the third point is it will lead to an excess of the homozygous genotype. अब इस इनब्रीडिंग का फायदा या समझ लें इसको आप, इसको हम नुकसान में भी कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट में देखें तो एक जो होमोजाइगस जीनोटाइप है वो उसकी फ्रीक्वेंसी एक्सेस में हो जाएगी. लेट्स सपोज मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हम इसकी थोड़ा सा
देख लेते हैं। सपोज करें कि मैंने कंसीडर किए टू जीन्स, ए कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है। अब इन दोनों अगर अलील्स को हम देखें, आपने ये कंसीडर करना है कि ए जो कैपिटल ए है ये एक अलील है, ये एक जो स्मॉल है ये भी अलील है, और ये पेरेंट 1 से है और ये पेरेंट 2 से अलील आया। देखें जो एक क्रोमोसोम में जीन्स आती हैं वो दोनों पेरेंट्स का अमलगम होती हैं, ठीक है। तो टू अलील्स आर कमिंग फ्रॉम द टू सेपरेट पर्सन, यानी मेल और फीमेल से मिलकर, हमारे पेरेंट्स से मिलकर हमें जीन्स आती हैं, ठीक है। तो अब ये मैं कह रही हूँ कि ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ठीक है, ये इसकी दो कॉम्बिनेशन हैं। अगर मैं कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी इसकी इन दोनों की बाद में निकालते हैं, पहले हम इसको कंसीडर करते हैं कि एक मेरे पास ये सिस्टम बनेगा, एक मेरे पास ये सिनेरियो बनेगा। ये दोनों हमारे क्या हैं, कैपिटल है और स्मॉल है हमारे होमोजाइगस हैं, होमोजाइगोट्स हैं। अब ये जो कैपिटल है स्मॉल है ये तो हेटेरोजाइगस है। हमने बात क्या करनी है कि जो मेरे, अगर मैंने ये कैपिटल ए जीन ली है, ठीक है, इस पे फोकस करते हैं अभी। कैपिटल ए जीन को मैंने देखना है कि ये जीन जो है इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये अगली जनरेशन में जाए। अब एक अगर जीन है, एक पेरेंट्स है, मैं अगर इन दोनों को पेरेंट्स कंसीडर कर लूं, अब ये मेरे F1 ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें कौन सी अलील आएगी। ए जो कैपिटल है इसके पास भी हाफ चांस है और जो स्मॉल है उसके पास भी हाफ चांस है, हाफ प्रोबेबिलिटी होती है नेक्स्ट जनरेशन में। अगर हम आपको मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अच्छे से आता है तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनके लिए भी बता देती हूँ कि मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने ये पढ़ा था कि हर एक के पास इक्वल चांसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, हर अलील के पास। कोई अगर डोमिनेंट अलील है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट अलील ही जाएगा, रिसेसिव के पास चांस ही नहीं है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। जब सेग्रीगेशन होगी, जब जाइगोट बनेगा और सेग्रीगेट होकर अलील्स पेरेंट्स और उससे आएंगे, तो हर एक के पास इक्वल चांस होगा, चाहे वो रिसेसिव अलील है या चाहे डोमिनेंट है। अब वो इक्वल चांस ऐसे है कि एक होता है 1 चांस, 100% चांस। अब 100% का आप हाफ करोगे तो क्या बनेगा, 50%। कूल, तो दोनों जीन्स के पास 50-50 चांस है जाने का। 50% को अगर हम रेशियो की फॉर्म में पढ़े तो उसको 1/2 कहते हैं। अब आई थिंक आपके लिए हर चीज आसान हो गई है। तो मैं कहती हूँ कैपिटल ए के पास भी हाफ प्रोबेबिलिटी और स्मॉल ए के अब अगर ये कॉम्बिनेशन नेक्स्ट जनरेशन में बनता है, कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों हाफ हाफ करके आ गए हैं, इनकी हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन इन ब्रीडिंग में हमें ये चीज नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ, मेरा फोकस है कि कैपिटल ए जो जीन है मेरी ये आ जाए, ठीक है, दोनों जनरेशन्स में, दोनों के इनब्रेड के क्रॉस में ये वाली जो है ना मेरे पास सीक्वेंस बन जाए, ठीक है। अब अगर मैं कोई ये वाला मिक्सचर लेती हूँ, अब मैं नेक्स्ट जनरेशन में F1 को मेट करवाने के बाद जब मैं नेक्स्ट जनरेशन देखूंगी तो मैं इसमें ये कहूंगी कि कैपिटल ए और कैपिटल ए, मेरा फोकस ही कैपिटल ए पे है। सॉरी, नेक्स्ट जनरेशन तो हमने बना दी थी, ये F1, ये दोनों हमारे F1 है, ठीक है, और ये अब हमारा जाइगोट बन गया, ठीक है। अब मैं कहती हूं कि इन दोनों के, लेट्स सपोज दिस इज आवर F1, ठीक है, दिस इज F1, मैं आगे मेंशन कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज आवर पेरेंट्स, P1 पेरेंट्स हैं, ठीक है। इनके क्रॉस से मेरे पास ये F1 जनरेशन आई, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड एज A1 AA। अब ये भी F1 है, सपोज करें ये F1 है और ये कोई और F1 है, किसी और दोनों पेरेंट्स से मिलकर F1 बना जिसके पास ये वाला जीनोटाइप था। F1 के हमारे जो पेरेंट्स हैं A से, जो ये वाले P से जो ये F1 बना था उसके पास ये आ गया, कैपिटल A स्मॉल ए। अब एक और पर्सन है जिसके पास सेम जीनोटाइप है, कैपिटल A स्मॉल ए, हम उन सेम यानी सेम F1 का क्रॉस करवाएंगे। क्योंकि हम उन्हें सेम ही तो कह रहे हैं, हम तो सिमिलर जीन्स को ही तो लेकर चल रहे हैं। हमने यही तो देखना है कि क्लोजली मेटिंग, सेम जीनोटाइप्स वाले जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इस F1 का भी जीनोटाइप और इस F1 का भी जीनोटाइप सेम है। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैं अगली जनरेशन में होमोजाइगोसिटी को लाना चाहती हूँ। इवन दो इन दोनों के पास अब कैपिटल ए और स्मॉल ए के पास चांसेस हैं आने के नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन व्हाट इफ कैपिटल ए और कैपिटल ए दोनों ही आ जाएं,
नेक्स्ट जनरेशन में ये जो ए है कैपिटल ए और ये इसका कैपिटल ए, नेक्स्ट जनरेशन में ये कॉम्बिनेशन बन जाए, इंस्टेड ऑफ कि कैपिटल ए और स्मॉल ए बने और हेट्रोजाइगोसिटी आती है। नहीं, हेट्रोजाइगोसिटी को हम नहीं चाहते हैं, हम होमोजाइगोसिटी को चाहते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ कैपिटल ए और कैपिटल ए कॉम्बिनेशन बन गया है, तो इसको मैं क्या कह रही हूँ कि होमोजाइगोसिटी आ गई है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अब इस होमोजाइगोसिटी के जो चांसेस हैं वो 1/8 हैं। मीन्स कैपिटल ए P1 जनरेशन से, इसको कैपिटल ए को अगर हम फोकस कर लें कि मैंने अपनी कैपिटल ए जीन पर ही फोकस करना है, मैं चाहती हूँ ये इसी का होमोजाइगस बने। ठीक है, यही मेरा डोमिनेंट है और इसको मैं होमोजाइगसिटी को लाना चाहती हूँ नेक्स्ट जनरेशन में। और सेम जब मैं जीनोटाइप्स वालों को कंबाइन करवाऊंगी तो मेरे पास जो नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल ए कैपिटल आएगा, उसकी रेशियो कैसे बनती है 1/8। देखें, इस कैपिटल ए को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना है, तो ये कितना चांस लेके आया, हाफ चांस, 1/2 1/2। अब अगेन इसके पास कितना चांस है, हाफ, 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/8 बनेगा। यानी इस कैपिटल ए जीन का अपनी थर्ड जनरेशन में आने का जो चांस है वो 1/8 है। यानी अगर मेरे पास इसको परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये हमारी 1/8 इज बिकम्स आवर 15% चांस रैंडमली, यानी बहुत थोड़ा चांस बनता है। बट फिर भी ये जो 1/8 है, इसकी चांस से, इस रेशियो से मेरे दोनों अलील्स जो हैं वो कैपिटल ए आएंगे। कैसे, फिर से काउंट करवा देती हूँ। P1 से एक कैपिटल ए आया, इसमें हाफ चांस लेके, नेक्स्ट जनरेशन में इसने हाफ चांस लिया इससे, यानी जब A1 आपस में कंबाइन होंगे, F1 तो हाफ चांस लेकर ये इधर से हाफ, P से आया, हाफ चांस लेके यहाँ पे आया, फिर हाफ चांस लेके नेक्स्ट में आया। लेकिन अब हम दूसरे वाले ए की भी तो देख रहे हैं। दूसरे वाला ए यहाँ से F1 से जो अपने पेरेंट से आया था, जो दूसरा F1 था हमारा, उससे भी तो हाफ चांस लेके आया है, यानी हाफ चांस इसका भी तो यहाँ से है। तो हाफ इंटू दिस हाफ बिकम्स 1/8। कूल, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ऐसे हमारे पास सिस्टम बना। अब आप ये भी तो सोच सकते हैं कि मैंने इसका पेरेंट को क्यों नहीं कंसीडर किया। भाई मुझे उसके पेरेंट से कोई गर्ज नहीं, मैं तो इसके पेरेंट को लेके चल रही हूँ। मैं असल में ये कोई मिस्टर एक्स समझ लें जिनकी मैं जीन लेके चल रही हूँ कि इनके पास भी ए जीन थी। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि इनकी ए जीन इनकी थर्ड जनरेशन में आ भी रही है, यानी ये जो ए इनके पास कैपिटल ए सिनेरियो है, ये इनकी थर्ड नेक्स्ट जनरेशन में होमोजाइगोसिटी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे इसके पेरेंट्स से कोई नहीं, मैंने इसके पेरेंट को नहीं देखना, मैंने मिस्टर एक्स को देखना है। तो इसका चांस बस हम यहीं से कंसीडर करेंगे। F1 जो दूसरा था, जो सिमिलर जीनोटाइप वाला था, ये मेल ले लें, ये फीमेल ले लें। ठीक है, तो हम मेल की बात कर रहे हैं। मिस्टर एक्स के सन के पास आई उनकी जीन हाफ चांस लेके, अब उनके एक्स के जो बेटे की अगली जनरेशन में आई उससे हाफ चांस लेके, और साथ में जो उसका बेटा था जिसने उसकी फीमेल काउंटर पार्ट से मेट किया, उसके पास भी एक कैपिटल ए जीन थी मिस्टर एक्स जैसी ही। ठीक है, सेम ए जीन थी, तो वो भी हाफ चांस लेकर आई। तो इस तरीके से 1/8 रेशियो बनती है, और मेरे ख्याल से इससे आसान तरीका आप लोगों को कोई नहीं होगा जिससे अंडरस्टैंड होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। अब हम जल्दी जल्दी से अपना टॉपिक कवर कर लेते हैं। कूल, okay, so the third point, it will lead to an excess of the homozygous genotype, offering selection increased opportunity to act on rare recessives. अब इसका फायदा ये है इन ब्रीडिंग का कि कुछ रेयर रिसेसिव्स भी तो हमारे होमोजाइगस है ना, स्मॉल है, उनको भी अगर मैं कंसीडर, अभी तो मैंने कैपिटल ए जीन अपनी कंसीडर की कि इन ब्रीडिंग में मैं ये लाना चाह रही हूँ। समटाइम्स आप रिसेसिव जीन्स भी तो होमोजाइगोसिटी में ला सकते हैं इन ब्रीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो उससे ये फायदा कि कुछ रेयर रिसेसिव्स होते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है स्मॉल ए का जो बड़ा फायदेमंद होता है, लेकिन वो बहुत थोड़ी मिकदार में पाया जा रहा होता है। आपको पता है कि अगर रेयर रिसेसिव होगा, अगर डोमिनेंट के साथ कैपिटल ए और स्मॉल ए दो जीन्स आ भी नहीं है जनरेशन में, तो स्मॉल ए का इफेक्ट कभी भी शो नहीं होगा अनलेस अंटिल कि वो स्मॉल ए वाला कॉम्बिनेशन ही आए। तो जीन्स की जब हम लॉ, मेंडल्स के लॉ में देखा जाए तो उसकी रेशियो रिसेसिव की तो बहुत थोड़ी होती है, जो सिंगल ए स्मॉल ए कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर हम इन ब्रीडिंग में बार बार उसको करवाएंगे और होमोजाइगस रिसेसिव को लाएंगे, तो हमें अपनी पॉपुलेशन में काफी सारे उस रिसेसिव ए स्मॉल ए जीन्स नजर आएंगी और उनकी फॉर्म नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, F is the interbreeding coefficient that measures the probability of two alleles of a gene in a diploid zygote are identically descended from the single ancestral parent. अब वही जो सिंगल एंसेस्ट्रल पेरेंट था, हमने उसकी जो रेशियो निकाली है
उसको हम f कंसीडर करेंगे कि f इज द कोफिशिएंट जो प्रोबेबिलिटी बता रहा है टू अलील्स की, यानी प्रोबेबिलिटी कि किस रेशियो से 1/2 इंटू 1/8 हमने जो रेशियोज निकाली थी, वो जो प्रोबेबिलिटीज निकाली थी, उसका अगर मैं f कह दूं कि f इज द कोफिशिएंट that finds out the probability of the two alleles of a gene in a diploid zygote that are identical. मीन्स कि मैं इससे ये बताना चाहती हूँ कि जो जीन्स हैं जाइगोट पे आ रही हैं फ्रॉम अ सिंगल इंसेस्टर फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, जिसको हमने मिस्टर एक्स कंसीडर किया था, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जिस कोफिशिएंट से मेजर होगी उसको मैं f का नाम दूंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज alleles aggregate by Mendel's law and their probability will be 1/2. Cool. 7 point is, so in F1 generation alleles have half chance that offspring receive the same ancestral allele. ये मैं बता चुकी हूँ. Next point, and when two F1 similar to F1 mates, the chances in the next generation to get an identical allele is 1/8. Now focus on this equation. इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द इक्वेशंस क्या है. कि अगर मैं एंटीडेंटिकल मीन्स इस जो स्मॉल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है, ये दो मेरे मैंने जीन्स ले लिए होमोजाइगस. द इनब्रेड प्रोपोर्शन इज गिवन एज, अब जो अगर एक पॉपुलेशन है उसमें से गुजरांवाला की पॉपुलेशन में से मैंने शेखों को कंसीडर किया कि शेख जो है वो कह रहे हैं कि हमने इनब्रीडिंग करनी है, यानी कजन मैरिजेस करनी है, हमने अपने सर्कल से बाहर नहीं करनी किसी से भी, तो उसको मैं कहूंगी कि ये पी एफ है इनका कॉम्बिनेशन, दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड क्यू एफ इज इक्वल टू स्मॉल ए जीनोटाइप्स. अब इसको कंसीडर कर लें द आउटब्रेड पॉपुलेशन, मींस अब जो शेखों के बाहर जो गुजरांवाला की पॉपुलेशन है जिसमें बहुत सी कास्ट्स आती हैं, काफी लोग आते हैं, ठीक है, वो सब जो उनकी पॉपुलेशन है उसको मैं 1 - f कह दूंगी. f मेरा इनब्रेड कोफिशिएंट है, यानी f रिप्रेजेंट्स इंटरब्रीडिंग फ्रीक्वेंसीज. और जो मींस 1 - f 1 आई ऑलवेज मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात कि 1 हमारा 100% को रिप्रेजेंट करता है, यानी 101 मतलब फुल चीज. अगर गुजरांवाला फुल मैं कंसीडर कर रही हूँ, फुल गुजरांवाला की पॉपुलेशन, उसमें से मैं f को माइनस कर दूंगी, यानी शेखों को माइनस कर दूंगी. यस, दैट इज द रिमेनिंग पॉपुलेशन इज गिवन अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम. अब जो बाकी रेस्ट ऑफ द गुजरांवाला की पॉपुलेशन है उसको मैं हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के थ्रू ही रिप्रेजेंट करूंगी, लाइक पी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए 2pq इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ए. बट जो इनब्रीडिंग पॉपुलेशन है उसको मैं पी एफ कंसीडर करूंगी, नॉट पी स्क्वायर. सी यहाँ पे कैपिटल ए पी स्क्वायर के बराबर है आउट ब्रीडिंग में, नॉर्मल हार्डी विनबर्ग इक्वेशन. बट इन ब्रीडिंग के लिए मैंने उनको स्पेसिफिक कर दिया कि पी स्क्वायर की जगह मैंने पी एफ कर दी है, पी इंटू एफ, ठीक है. सेम हम क्यू एफ को, क्यू स्क्वायर हमारा स्मॉल ए था, तो क्यू एफ जो है वो इन ब्रेड के लिए ए स्मॉल ए जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा. नो PQF is the factor causes increase in the frequency of homozygotes and causes a decline equally in the heterozygotes type. When inbreeding is absent, F is equals to 0 and equations proceed to Hardy-Weinberg equation. Now I want you to focus here. देखो ये है हमारी frequency for homozygous for capital dominant alleles capital A. This is given as P square 1 minus F, means हमने हार्डी विनबर्ग इक्वेशन को अब इनब्रेड इक्वेशन बनाना है, ठीक है. इनब्रेड इक्वेशन में ये ऐसे होगा, रिप्रेजेंट पी स्क्वायर इंटू 1 - f प्लस पी एफ विच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एफ प्लस पी एफ, ठीक है. हमने इस इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई किया. अब आप मुझसे ये पूछोगे कि ये पी स्क्वायर के साथ 1 - f कहाँ से आ गया, जो कि मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी, ठीक है. कैसे आया देखें, आपसे हमने यहाँ पर बात ये की थी कि जो हमारे पी स्क्वायर प्लस पी एफ, यहाँ पे जो हमारी आउटब्रेड पॉपुलेशन है दैट इज 1 - f. अब मैंने अपनी आउटब्रेड पॉपुलेशन को भी तो लेके चलना है. ये जो सारा सिनेरियो है ना, पी स्क्वायर इंटू 1 - f, ये मेरी आउटब्रेड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कैपिटल अलील जो है वो आउटब्रेड पॉपुलेशन प्लस इनब्रेड पॉपुलेशन पी एफ. कैपिटल ए जीन यहाँ भी रिप्रेजेंट हो रही है और प्लस कैपिटल ए जीन यहाँ भी रिप्रेजेंट हो रही है. यहाँ पर आप समझ लें कि मैं कैपिटल ए जो जीन है वो ओवरऑल गुजरांवाला की पॉपुलेशन में निकाल रही हूँ कि क्या बनेगी, इंक्लूडिंग इनब्रेड एंड आउटब्रेड पॉपुलेशंस. सो पी स्क्वायर 1 - f रिप्रेजेंट्स आउटब्रेड एंड पी एफ रिप्रेजेंट इनब्रेड फ्रीक्वेंसी. अब जब हम पी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 - f से, तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एफ प्लस पी एफ एज इट इज. जब हम थोड़ी सी और मैथमेटिक्स करेंगे इसके अंदर, यहाँ से मैं इस इक्वेशन में से पी एफ को कॉमन ले लूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी एफ 1 - p दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू एफ. सेम हम केस करेंगे स्मॉल ए के साथ भी.
ये है मेरी आउटब्रीड पॉपुलेशन और ये है मेरी इनब्रीडिंग पॉपुलेशन, जिनको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं। ये स्मॉल है, हमने जो आउटब्रेड में लिया था वो क्यू स्केयर इंटू 1 माइनस एफ आ रहा था। 1 माइनस एफ हमने साथ लगाया था यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, कैसे लगाया था, प्लस क्यू एफ हमारी इनब्रीडिंग पॉपुलेशन है। इनकी जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम वैसे ही होगा, सेम वही सिनेरियो के हमारे पास क्या इन पे आएगा, क्यू स्केयर प्लस पी क्यू एफ। अब ये बीच का हेट्रोजाइगस भी तो लेना है, ये भी तो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, इसके लिए भी हमारी सेम सिनेरियो होगा, 2pq एज हार्डी-विनबर्ग एंड 1 माइनस एफ। 1 माइनस एफ मीन होल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गुजरांवाला माइनस हम आउट इनमें से इनब्रेड कर रहे हैं, तो हमारे पास आउटब्रीडिंग की पॉपुलेशन निकलेगी, दैट इज इक्वल टू। अब इसमें हमने इनब्रीडिंग नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, हमने तो इनब्रीडिंग में कंसिडर ही नहीं की हुई हमारी हेट्रोजाइगस जीन, हम तो होमोजाइगस जीन्स पर ही फोकस कर रहे हैं इनब्रीडिंग में, कि हम होमोजाइगस जीन्स को लाना चाह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। कूल, इसलिए यहाँ पे इनब्रीडिंग का कोई चांस नहीं नजर आ रहा हमें। तो जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2pq माइनस 2pqf। अब आप लोग इस चीज पे फोकस करें, ये pqf है और यहाँ भी pqf है, यहाँ भी pqf है। अब देखना ये है कि p स्क्वायर क्यू स्केयर तो हार्डी-विनबर्ग वाला ही आ रहा है, 2pq भी हार्डी-विनबर्ग वाला ही आ रहा है। अब ये जो pqf है ना, बेसिकली ये वो फैक्टर है इनब्रीडिंग फैक्टर के अंदर, ये जो f है बेसिकली हमारा इनब्रीडिंग कोफिशिएंट था, और f तो यहीं पर लग रहा है। सो बेसिकली अगर आप हर इक्वेशन में देखें तो ये जो इनब्रीडिंग इक्वेशंस हमारी निकली हैं, यानी इनब्रीडिंग कैपिटल ए की वैल्यू जो मेरे पास एट दी एंड आई है वो p स्क्वायर प्लस pqf है। p स्क्वायर तो नॉर्मल हार्डी-विनबर्ग वाला ही है, लेकिन ये जो कैपिटल ए जो इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस हो रहा है पी क्यू एफ फैक्टर के थ्रू इन इनब्रेड पॉपुलेशन। समझ गए आप लोग बात? अगर नहीं समझे मैं रिपीट करती हूँ, ये कैपिटल ए जीन है जिसकी मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ बेसिकली कि इन ब्रीडिंग में क्या बनेगा, पी स्क्वायर आ गया वही वैल्यू जो हार्डी-विनबर्ग की थी, प्लस पी क्यू एफ, दैट इज इन ब्रीडिंग। कि इन ब्रीडिंग जब हुई थी दो, मतलब शेखों के अंदर जब इन ब्रीडिंग हुई, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो शेख लोग हैं उनके अंदर जो चांस है ना कैपिटल ए का, वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? पी क्यू एफ फैक्टर ज्यादा होगा। पी स्क्वायर तो बाकी भी पॉपुलेशन के पास है, यानी अगर हम हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन से देखें पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर होती है हर पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी, लेकिन इनके पास जो वो पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है कैपिटल ए को, तो जो पी क्यू एफ फैक्टर है इन ब्रीडिंग वालों में स्पेशली इंक्रीज होगा इसके साथ, और इन ब्रीडिंग का सेम क्यू स्क्वायर भी तो होमोजाइगस है, स्मॉल है, तो यही फैक्टर है पी क्यू एफ ही जो जो पर्टिकुलरली इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन है उनमें हमें होमोजाइगसिटी ज्यादा कितनी नजर आएगी, पी क्यू एफ फैक्टर नजर आएगी, और उतना ही हमें माइनस में हमें हेट्रोजाइगसिटी नजर आएगी इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन में, ठीक है, यानी -2pqf। आप ये देखें कि ये दोनों, ये जो 2pq है ये इक्वल है पी क्यू एफ प्लस पी क्यू एफ भी तो 2pqf होता है ना, तो जितना होमोजाइगसिटी फैक्टर जिससे बढ़ रही है, हेट्रोजाइगसिटी उतने ही इक्वल ही उतनी ही कम हो रही है, -2pqf हो रही है। अब आई थिंक आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ द इक्वेशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी क्या वो कह रहा है। अब नेक्स्ट लाइन ये इसने कही थी, पी क्यू एफ इज द फैक्टर कॉजेज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस एंड कॉजेज अ डिक्लाइन इक्वली इन हेट्रोजाइगस टाइप्स व्हेन इनब्रीडिंग इज एब्सेंट, f इज इक्वल टू 0। अब f तो हमने कंसीडर ऊपर स्टार्ट में किया था कि मेरी इनब्रीडिंग कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कहती हूँ कि इनब्रीडिंग खत्म हो गई है, शेखों ने अपने रूल्स तोड़ दिए हैं कि नहीं अब हमने अपने अंदर नहीं करनी, तो क्या सीन होने वाला है, सेम हो जाएगी, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन नहीं बन जाएगी जो बाकी गुजरांवाला के लिए इक्वेशन फर्क जो है वो पूरी हो रही थी। सपोज करेंगे आ जाएगा इक्वेशन, अगर मैं यहाँ पे f को 0 पुट कर दूं, पी क्यू एफ इन मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, क्या बचा पी स्क्वायर, यहाँ पे भी अगर मैं f को 0 कर दूं तो -2pqf तो खत्म हो गया, तो पीछे बैठ गया 2pq, यहाँ से भी मैं अगर f को 0 करूं तो q स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी एट द एंड, हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन। अगर सेम इसमें मैं कह दूं कि शेखों ने बहुत सख्त असूल बना रही है कि नहीं हमने सिर्फ इनब्रीडिंग ही करनी है, तो मैं अगर ओनली 100% इनब्रीडिंग करवा रही हूँ एक पॉपुलेशन के अंदर, तो 100% अगर इनब्रीडिंग हो रही है तो इसका 1 ही पुट करूंगी मैं, यानी कंप्लीट इंटरब्रीडिंग मुझे नजर आ रही है, सॉरी इनब्रीडिंग नजर आ रही है, तो मैं 1 अगर इसमें पुट करूंगी तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, और ये भी बन जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, और जो हेट्रोजाइगसिटी है वो तो खत्म ही हो जाएगी, वो 2pq माइनस 2pq क्या हो गया 0। हेट्रोजाइगसिटी तो फिर उस पॉपुलेशन में आपको कतन नहीं नजर आएगी कोई भी जीन हेट्रोजाइगस की, होमोजाइगस ही बार बार होमोजाइगस ही रिपीट होगा। यानी अगर मैं कह रही हूँ कि अगर एक मिस्टर एक्स है उनकी जीन उनके नेक्स्ट जनरेशन में आई, अब उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने अपनी आगे मेट किया लड़की जिसके साथ, उसकी भी सेम मिस्टर एक्स जैसी ही मतलब F1 जैसी ही जीनोटाइप थी बाय चांस,
अब जब वो दोनों आपस में मेट करेंगे, उनके चिल्ड्रंस के पास सेम वही जीन आएगी, फिर उनके बच्चे जब आपस में मेट करेंगे सेम वही जीन आएगी, वही कैपिटल ए जीन बार बार, यानी कैपिटल ए बी या स्मॉल ए जीन्स ही रिपीट होती रहेंगी, हेट्रोजाइगस का चांस खत्म हो जाएगा, टोटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया है जो कि आ भी सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, सम डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग कैन अकर इन आउटब्रीडिंग पॉपुलेशंस। अब लाजमी नहीं है कि आउटब्रीडिंग अगर कोई पॉपुलेशन हो रही है तो उसमें इनब्रीडिंग हो ही नहीं सकती। अब ये तो नहीं कि गुजरावाला के बाकी लोगों ने कह दिया कि हमने कजन मैरिज हराम कर ली है, नहीं, या हमने जो है वो खत्म कर लिया ये सीन, ऐसा नहीं है, उनमें भी थोड़ी थोड़ी इनब्रीडिंग हो सकती है। अब उसमें अगर हम बात करें, अगर मैं प्योरली आउटब्रीडिंग पॉपुलेशन ले रही हूँ, यानी जहां पे इनब्रीडिंग नहीं होती, अगर उनमें हल्की हल्की इनब्रीडिंग हो रही है, यानी बाय चांस हो रही है, नॉट बाय इंटेंशन, बाय चांस हो रही है, तो क्या सीन होता है कि इसका ना इनब्रीडिंग का नुकसान भी है। अगर सपोज करिए कोई एक ऐसी जीन है जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह, डिलीटेरियस है हमारे लिए, वो जीन सपोज करें कोई डिजीज कॉज करती है, सपोज पे सैक डिजीज कॉज करती है। अब मैं कह दूं कि वो जो जीन है वो रिसेसिव अलील है, स्मॉल ए, वो कंट्रोल करता है। तो अगर बार बार होमोजाइगस फैक्टर आएगा और एक जनरेशन में स्मॉल ए जीन बार बार रिप्रेजेंट हो रही है, अगर तो स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए जीन आ रही है, यानी हेट्रोजाइगस भी हो रहा है, तो वो कैपिटल ए उसको मास्क ही रखेगा, वो बंदा उस डिजीज का कैरियर तो होगा, लेकिन उसमें वो डिजीज वो ट्रांसफर नहीं कर सकता और वो डिजीज उसमें भी नहीं होगी ड्यू टू डोमिनेंट अलील। लेकिन अगर एक पर्सन में स्मॉल है तो इट मीन्स कि वो बंदा वो डिजीज्ड पर्सन है। इसी तरह जब डिजीज आपस में मेट करते रहेंगे तो कुछ ऐसा टाइम आएगा कि वो डिजीज जो जीन है स्मॉल है जिसको मैंने कंसीडर किया था, वो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इन ब्रीडिंग का ये नुकसान भी है। अब जैसे व्हेन रेयर, बहुत कम पहले वो इन ब्रीडिंग से पहले वो जो स्मॉल जीन थी, जो डिलीटेरियस थी, नुकसानदेह थी, वो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी पॉपुलेशन में। लेकिन बार बार सेम लोगों ने, यानी स्मॉल वालों ने ही कहा कि नहीं हम ही आपस में मेट करते रहेंगे, तो इसका नुकसान ये होगा कि वो जो जीन थी वो उसका रेशो बहुत ज्यादा हो जाएगा पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीटेरियस recessive appears with increased homozygous frequencies. If a recessive small with disease genotype occurs with frequency q square in a random outbred population, its frequency increased by the factor pqf. अब वो क्या सीन है कि अगर मैं कह दूं कि ये मेरी आउटब्रेड पॉपुलेशन है, ठीक है, ये अब मैं आउटब्रेड और इनब्रेड की अगर रेशो लूंगी, जाहिर सी बात है कि अगर एक स्पेसिफिक पर्सन ने मेट करना शुरू कर दिया, डिजीज पर्सन ने, तो उसका इन्फ्लुएंस आउटब्रेड पे भी आना शुरू हो जाएगा। हमने कोई लिमिटेशन तो नहीं अब यहाँ रखी हुई, जाहिर बात है वो डिजीज पर्सन रैंडमली किसी भी पॉपुलेशन के पर्सन से मेट कर लेगा, फिर वो आपस में पूरी पॉपुलेशन यानी पूरी गुजरांवाला में वो बीमारी फैला देगा। ठीक है, अब इसका रेशो कैसे लूंगी मैं कि पहले तो उसका कॉज इनब्रीडिंग ही बनी थी ना, पूरे गुजरांवाला में फैलने से पहले कुछ लोगों ने सोचा जी चलो हम आपस में मेट करते हैं, फिर उन्होंने आपस में मेट किया, जो डिजीज्ड पर्सन थे, बार बार मेट करने से वो बीमारी बनती गई और फिर वो आउटब्रेडिंग पे भी उसके कॉन्सिक्वेंस, यानी वो ओवरऑल गुजरांवाला में फैलना शुरू हो गई। ठीक है, तो इसके लिए मैं रेशो निकालूंगी कि किस रेशो से फैल रही है, तो मैं इनब्रेड और आउटब्रेड की रेशो लूंगी उस रिसेसिव जीन की। इनब्रेडिंग में वो रिप्रेजेंट हो रही है क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू एफ, और आउटब्रेड में क्यू स्क्वायर की। जब इनकी रेशो लेंगे तो रेशो लेने के बाद मेरे पास ये कुछ इक्वेशन बनेगी, क्यू प्लस पी एफ ओवर क्यू। अब ये रेशो आप इक्वेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, कैसे आया क्यों आया इसका तो मुझे नहीं पता, बस इन्होंने रेशो बनाई है। ठीक है, अब ये रेशो लेने के बाद उन्होंने कहा कि अगर क्यू अगर स्मॉल है, ठीक है, या let's suppose if q is large and f is the inbreeding coefficient is very small, the inbreeding increment pf will be relatively small. अगर कह रहे हैं कि q जो है ना वो बहुत ज्यादा है, स्मॉल है बहुत ज्यादा है, लेकिन इनब्रीडिंग बहुत कम है, इनब्रीडिंग नहीं हो रही ज्यादा, बेशक एक पॉपुलेशन में डिजीज्ड जीन ज्यादा एग्जिस्ट करती है, बट वो पॉपुलेशन इनब्रीडिंग नहीं करवा रही है। मतलब ये गुजरांवाला की पॉपुलेशन रैंडमली मेट कर रही है, उसमें से कुछ जो है इन ब्रीडिंग की रेशो बहुत कम है, यानी इन ब्रीडिंग लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रिसेसिव स्मॉल ए जीन बेशक ज्यादा मिकदार में भी पॉपुलेशन में है ना, वो उसकी जो इंक्रीमेंट है ना वो स्मॉलर ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन ब्रीडिंग कम है। PF will be relatively small and the increased frequency of homozygous recessive will be hardly noticeable. मतलब आपको होमोजाइगस रिसेसिव जो है ना वो नोटिसेबल नहीं नजर आएंगे फ्रीक्वेंसी में एक पॉपुलेशन में, चाहे वो जो Q की वैल्यू है, यानी Q इज द स्मॉल ए जीन, वो बेशक लार्ज है, Q इज लार्ज,
ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, आई होप सो। एक पॉपुलेशन है, सपोज मैं उसमें कहती हूँ कि 30 अलील्स हैं कैपिटल ए और 50 एलील्स हैं स्मॉल ए। कूल, लेकिन इनब्रीडिंग नहीं हो रही। अब आपको समझ आनी चाहिए कि जो स्मॉल ए जीन है ना, वो दो केसेस में आएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए की फॉर्म में और कैपिटल ए और स्मॉल ए की फॉर्म में। जो इनब्रीडिंग होती है ना, होमोजाइगसिटी को वो ही इनहांस करती है। सपोज करें स्मॉल ए जीन वैसे तो ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन में जो हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है ना, उसका ज्यादा बन रही है, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए ज्यादा आ रही है, स्मॉल ए की फॉर्म कम आ रही है। तो इस लिहाज से क्यू अगर ज्यादा भी होगा ना, तो हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन की वजह से भी उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और कैपिटल ए भी तो है ना पॉपुलेशन में, उनकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो इनब्रीडिंग ना होने की वजह से, यानी रिसेसिव का जो प्योरली होमोजाइगस कॉम्बिनेशन है ना, वो कम होगा। अब वो बात करते हैं कि अगर हम एफ बढ़ा दें, यानी इनब्रीडिंग को कर दें और इनब्रीडिंग को हम इंक्रीज कर दें, उस केस में अगर क्यू की वैल्यू बहुत छोटी भी है ना, तो इनब्रीडिंग ज्यादा होने की वजह से वो जो छोटी थोड़ी भी क्वांटिटी थी ना क्यू की, बार बार रिपीटेडली स्मॉल ए कॉम्बिनेशन आपको जनरेशंस में नजर आएगा। इनब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगसिटी इंक्रीज करेगा वो, और होमोजाइगस रिसेसिव कॉम्बिनेशन इंक्रीज होने की वजह से आपको डिजीज्ड स्मॉल ए रिसेसिव कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए उन्होंने कुछ अब सपोज्ड वैल्यूज पुट करके इक्वेशन में आपको इसका बताया हुआ है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब अगर आपको पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन देता है डिफाइन इन ब्रीडिंग, तो आप उसमें ये डेफिनेशन लिखेंगे इन ब्रीडिंग की, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखी है। उसके बाद एक आधी एग्जांपल दे दीजिएगा, अगर वो पूछता है कि एग्जांपल ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इसको इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन मीन्स कि टेंशन हो रही है ना, डिजीज जीन एक सोसाइटी में एक पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, ठीक है। तो इस चीज को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। एग्जांपल ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन वेरियस आउटब्रेड पॉपुलेशन सच एज द कॉर्न। अब इसमें प्लांट की बात कर रहा है वो छली की, कि उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है कैन रिड्यूस हाइट ऑफ द यील्ड, या हाइट यील्ड की जो हाइट है ना वो बहुत थोड़ी, यानी कॉर्न का जो पौधा है उसकी हाइट छोटी आएगी यील्ड में, ठीक है। दैट इज डिलीटेरियस, दैट इज नॉट गुड। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज नॉट यूनिवर्सल फिनोमिना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे फोकस करें, एमसीक्यूज में भी आ सकती है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज नॉट यूनिवर्सल फिनोमिना इन ऑल स्पीशीज सर्टेनली दैट आर सेल्फ फर्टिलाइज्ड। अब जो सेल्फ फर्टिलाइज स्पीशीज है ना, जैसे प्लांट्स की हम बात करते हैं, उनमें इनब्रीडिंग का नुकसान नहीं है, इसलिए नेचर ने उनमें ये रखी भी हुई है। यानी इनब्रीडिंग के चक्कर में जो सेल्फ फर्टिलाइज्ड है ना, उनको नुकसान नहीं होने वाला है। वो मोस्टली जो अपनी डिलीटेरियस रिसेसिस होते हैं ना, बाय नेचर उनमें ये फिनोमेना होता है कि जो सेल्फ फर्टिलाइज्ड स्पीशीज होती हैं, वो अपने डिलीटेरियस जो नुकसानदेह रिसेसिव जीन्स होती हैं ना, उनको डिलीट करते जाते हैं साथ साथ, ठीक है। बट इन क्रॉस फर्टिलाइज्ड जो स्पीशीज हैं, उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन लीड्स टू इवन एक्सटिंक्शन। जब बार बार एक गंदी बीमारी वाली जीन अंदर आती जाएगी, तो जारी बात है पॉपुलेशन की फिर एक्सटिंक्शन ही होनी है ना। तो ये आपने नोटिस करना है कि सेल्फ फर्टिलाइज्ड में इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन में आपको ये नजर आता है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नो इन दिस टॉपिक, थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसके नोट्स लेने हैं, ये मैंने पॉइंट्स आप लोगों के लिए इजी बनाए हुए हैं, यू कैन गेट इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।